अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ दो ऐसे प्रोफेशनल्स मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस से हजारों स्टूडेंट्स के लिए बेंचमार्क सेट किया है। हमारे साथ हैं एहसन सद्दीक जो कि पाकिस्तान के यंगेस्ट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में से एक हैं, और इनके साथ है मरियम सदीक जो कि दुनिया के यंगेस्ट एसीसीए क्वालिफाइड है। इन्होंने 15 साल की एज में एसीसीए को क्वालिफाई किया है। आज हम सिर्फ इनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि इन दोनों के स्टडी सिस्टम, माइंडसेट, करियर डिसीजन, एसीसीए और सीए का जो फर्क है वो, और एआई के दौर में जो हमारे अकाउंटिंग प्रोफेशन का फ्यूचर है, इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आप सीए, एसीसीए या सीएफए प्रोफेशनल हैं या स्टूडेंट हैं या इन सर्टिफिकेशंस में आना चाह रहे हैं तो ये डिस्कशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो आपने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम एहसन एंड अस्सलाम वालेकुम मरियम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम वालेकुम सलाम। शहबाज भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन का स्टार्ट करें, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। थैंक यू शहबाज भाई फॉर इनवाइटिंग। सो मेरा नाम मोहम्मद हसन सिद्दीक है एंड आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। विद दैट आई एम आल्सो एन एसीसी मेंबर एंड आल्सो परस्यूइंग सीएफए एंड करंटली मैं सीएफए लेवल 2 कैंडिडेट हूँ। उसके साथ मैं एएफ फर्ग्यूसन से एफिलिएटेड हूँ एंड अभी रिसेंटली लास्ट टाइम में मैंने 6 पेपर्स दिए थे सीफएप के एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आईकैप के 6 सीफएप के पेपर्स एक टाइम में क्लियर हुए। एंड आईकैप ने इसको बहुत एक्नॉलेज किया एंड अप्रिशिएट किया एंड इसके लिए अलग से एक नया गोल्ड मेडल अनाउंस किया। एंड उस लेगेसी के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ एंड अल्लाह की काइंडनेस के बगैर ये हो नहीं सकता था, तो ऑल क्रेडिट्स टू ऑलमाइटी। So, first of all, thank you, Sir Shivas, for inviting me. My name is Mariam Siddiq, and I am 15 years old. And Alhamdulillah, I have become youngest ACCA affiliate in the world. And all the credit goes to Allah Almighty and my family, which supported me. लोगों को लगता है कि जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं या फिर जो हाई अचीवर्स होते हैं ये आम स्टूडेंट नहीं होते, ये बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के स्टूडेंट होते हैं। ऐसा ना, आपको क्या लगता है कि क्या ये बात सही है? तो मैं तो सबसे पहले ये समझता हूँ कि मेरे केस में ये होता, आई थिंक सो ऑडेसिटी चाहिए होती है। एक तो आपके अंदर ऑब्सेशन होना चाहिए, बिकॉज जब मैंने ये 6 पेपर्स रजिस्टर किए थे, मेरी तैयारी भी स्टार्ट नहीं होती सी फेप की। मैंने एसी से कर लिया था लेकिन सी फेप की तैयारी नहीं की थी, लेकिन मेरे अंदर वो ऑडेसिटी थी कि मैंने कहा था मैं कर लूंगा। मतलब मुझे कितने लोगों ने समझाने की कोशिश की, ऐसा देख लो लेफ्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन मैं उसी बात में था कि जब मैंने डिसीजन ले लिया फिर अल्लाह ताला एंड वो बोलते हैं ना कि बर्न द शिप्स। तो मैं समझता हूँ एक ऑडेसिटी होनी चाहिए और सोचना पड़ा चाहिए। अभी भी जैसे मैंने रिसेंटली कैफ के पेपर्स अभी करीब है तो स्टूडेंट्स के काफी मैसेज आ रहे थे। अब वो यही बोल रहे कि मैंने जब एक पोस्ट डाली थी कि जितने दिन अभी रह गए आप आराम से 4 पेपर्स भी दे सकते हो। अब वो वही बोलते कि हमारे लेक्चर्स रह गए, हम लोग फेल हो जाएंगे, हम लोग एवरेज है। तो आप पहले बड़ा सोचो। और गोल्ड मेडलिस्ट में मैंने ये देखा है, हमारी फर्म में भी काफी है कि उनकी जो सोच का लेवल है ना वो बड़ा होता है। वो ये नहीं सोचते कि हम पास हो गए, यानी वो सोचते हो जाएगा और सब हो जाता है इवेंचुअली। तो एक ये चीज है। और नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों मरियम, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? ओके, जहाँ तक एसन की बात थी, बिल्कुल कंसिस्टेंसी ऐसी चीज़ है जो हर स्टूडेंट में होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक मोटिवेशन होनी चाहिए। लाइक जो मैंने अपने 7 एसीसी के फाउंडेशन पेपर्स दिए थे, वो मैं ऐसे बुक करवाती थी लाइक मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं होती थी, और मेरे अगले नेक्स्ट 3 पेपर्स बुक होते थे 1 वीक के गैप से। एंड बस मैंने ट्रस्ट किया अल्लाह ऑलमाइटी पर, अपनी पूरी प्रिपरेशन की, लाइक मैंने हार्ड वर्क किया। सबसे पहले मैंने ड्रीम बिग किया। ड्रीम बिग करने के बाद मैंने उस चीज़ को अप्लाई किया। लाइक मैंने विदाउट प्रिपरेशन अपने सारे पेपर्स बुक कर लिए, एंड देन उसी गोल को अचीव करने के लिए मैंने हार्ड वर्क किया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्सेसफुल हो गई। इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा, जैसे मैं दूसरे भी गोल्ड मेडल से इंटरेक्ट करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं होता है। जैसे मैंने बोला कि वो ले लिया एक्शन, मैंने जो बाकी भी गोल्ड मेडल से वो बताते हैं कि उनके सिलेबस बहुत पहले ही कंप्लीट हुए हुए होते थे। वो मतलब एक एक स्टडी टेक्स्ट की एक एक चीज पढ़ रहे होते थे। अब मेरा केस ये था, मैंने पहले ही सोचा हुआ था मैं 6 पेपर्स क्लियर करने हैं। मतलब गोल्ड मेडल आ जाए तो दैट्स गुड, लेकिन मेरा एम यही था कि 6 पेपर्स क्लियर करने हैं किसी भी तरीके से। तो बस उसमें फिर आई के अपने अलग से एक नया मेडल इंट्रोड्यूस कर दिया। मैं वैसे इतना पढ़ता नहीं हूँ, मेरी बाकी भी मैं सारी चीजें कर रहा होता हूँ, साथ में एंजॉय कर रहा होता हूँ लाइफ को, क्योंकि जिंदगी तो एक ही बार मिलती है। तो मतलब मैं यही करूंगा कि यही बोलूंगा कि अगर आपकी वो एक अपने सोच में वो कंफाइन नहीं किया हुआ ना तो वो चीजें हो जाती हैं। गोल्ड मेडल इतना कोई मुश्किल नहीं होता, मिल जाएगा इंशाल्लाह अगर आपने एम किया। जी बिल्कुल। अच्छा, सपोज अगर आपको कल दोबारा एसीसीए या सीए स्टार्ट करना हो बिल्कुल जीरो से, तो आप अपने पहले 30 डेज को कैसे प्लान करेंगे? देखिए, अगर सी फैब मुझे स्टार्ट से करना होता तो मैं सारे जो सब्जेक्ट्स है उसकी मैं आई कैप की ग्रेड्स खोलता। आई कैप अपनी ग्रेड्स में वेटेज और सिलेबस को डिफाइन कर लेता। बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता आई कैप ऐसी ग्रेड पब्लिश भी करता है।
तो मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा ये होती है कि मैं स्मार्ट वर्क करूँ रादर देन द हार्ड वर्क। कि सीफेप में सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर आप इसको 100% कंप्लीशन या परफेक्शन की तरफ जाएंगे तो मतलब आप पे लिमिटेड सब्जेक्ट्स पास कर पाएगा और आपको टाइम भी ज्यादा लग जाएगा। तो मेरी यही स्ट्रेटेजी होती है, मैं ग्रेड को देखता, जो भी मैं सब्जेक्ट्स अपनी अटेम्प्ट के लिए उठा रहा होता उसके वेटेज वाइज मैं अपने टॉपिक्स को अलाइन कर लेता कि ये फॉर एग्जांपल ये ग्रेड डी है, ये सबसे ज्यादा मार्क्स की आ रही है और इसमें सबसे कम कम टाइम लगेगा, तो मैं सबसे पहले ये कर लो। सबसे पहले पहले मैं एम करता कि मैं 50-60 मार्क्स है ना उस चीज को कवर कर लो जल्द से जल्द, और फिर बाकी जो टॉपिक्स है, जो बड़े टॉपिक्स है जिसमें कम मार्क्स आ रहे, उन सारे टॉपिक्स को कवर करता। तो मेरी एक स्ट्रेटेजी होती है। साथ में यही है कि मैं अपने जो लेक्चर्स अगर देख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, उसके साथ आई कैप की जो स्टडी टेक्स्ट होती है स्टूडेंट्स उसको यूज नहीं करते। आई थिंक कि लेक्चर से भी ज्यादा मेरे मेरे केस में कैफ हो या सी फैब हो पीआरसी हो, मैंने स्टडी टेक्स्ट को बहुत ज्यादा यूज किया है। स्टडी टेक्स्ट में एक तो सिलेबस भी कंप्लीट होता है और टीचर जो आपको पढ़ा रहे होते हैं वो उसी स्टडी टेक्स्ट से ही पढ़ा रहे होते हैं। तो अगर आपने स्टडी टेक्स्ट या बेयर एक्ट है या वो पढ़ लिया तो फिर अल्टीमेटली आपकी कंप्लीशन भी आती है और आपने इस तरह पढ़ा होता है कि आप बिल्कुल अच्छे से आंसर ड्राफ्ट कर रहे होते हैं। और 5 पेपर्स को साथ जरूर देखना चाहिए जो अभी स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब आप जब लेक्चर देख रहे हो साथ में प्रैक्टिस करो, साथ में नोटिंग्स बनाओ। मेरे केस में थोड़ा डिफरेंट था, टाइम बहुत कम था तो मैं तो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया। लेकिन अगर कोई नया स्टूडेंट आ रहा है या कोई स्टूडेंट जो अभी पहली अटेम्प्ट देने वाला है तो उसके लिए मैं यही बोलूंगा कि प्रॉपर लेक्चर्स, स्टडी टेक्स्ट, प्रैक्टिस और अपनी रजिस्टर में नोटिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि वो नोटिंग्स फिर एंड में रिवीजन में काम आती है। सिलेबस बहुत लेंदी होता है। क्यों मरियम, आप कैसे प्लान करेंगी? अगर मतलब मुझे एसीसीए स्टार्ट से अगेन स्टार्ट करना पड़ता, उस वक्त भी मेरा ड्रीम यही होता कि मुझे यंगेस्ट एसीसीए एफिलिएट का वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव करना है। एंड मैं सबसे पहले अभी भी केस में जो मैंने अपना एसीसी स्टार्ट किया था उसकी भी जो जर्नी थी, मैं शुरू से सर्चिंग करती थी लाइक यंगेस्ट एसीसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड करेंटली किसके पास है, कितनी एज में है। सबसे पहले ये चीजें मैं क्यों करती, ताकि मेरी मोटिवेशन बिल्ड हो एंड वही मेरी कंसिस्टेंसी को बिल्ड करती। बिकॉज ऐसे कभी कभी टाइम आता है कि आपका पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा, आपका कभी मूड नहीं हो रहा, एंड ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। बट देन मैं सिर्फ एक चीज रिमाइंड करती थी कि मेरा गोल क्या है, मेरा एम क्या है, और जब मैं उस चीज को रिमाइंड करती थी वही उसी से मैं पढ़ाई करती थी बस। अच्छा, सीए और एसीसी स्टूडेंट के लिए सबसे डेंजरस बात क्या हो सकती है, कम पढ़ना या गलत तरीके से पढ़ना? इसमें मेरा यही आंसर है, गलत तरीके से पढ़ना, क्योंकि कम पढ़ के तो मैंने देख लिया और पास हो गया सीए। तो गलत तरीके से पढ़ना बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स जब सिलेबस को स्टार्ट करते हैं या सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो वो किसी भी पूछ लेते, कोई भी रैंडम एडवाइसेस फॉलो कर लेते। तो एक प्रॉपर आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए। आप ग्रिड को खोले, स्टडी टेक्स्ट को खोले, आई कैप के रिसोर्सेज को खोले, टीचर के रिसोर्सेज को खोले, पर अल्टीमेटली वो सबको मिला के कंसेंसस के थ्रू एक डिसीजन ले। तो मतलब एक पूरा एक रूटीन बनाए, स्केड्यूल बनाए, उस हिसाब से करें। मतलब गलत तरीके से पढ़ना मेरे ख्याल से ज्यादा हार्मफुल है। क्यों मरियम, एसीसीए में क्या कम पढ़ना स्टूडेंट्स के लिए डेंजरस है या गलत तरीके से पढ़ना? ऑब्वियसली मेरा भी आंसर यही होगा कि गलत तरीके से। बिकॉज एसीसी के जो स्पेशली स्किल्स और प्रोफेशनल लेवल एग्जामिनेशन है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो होती है वो होती है प्रैक्टिस। लाइक मैंने सब लेक्चर्स देख लिए, मैंने पास पेपर के सेशंस देख लिए, बट अगर मैंने उन चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया या जो कॉन्सेप्ट मैंने बिल्ड किए थ्रू लेक्चर्स, थ्रू स्टडी टेक्स्ट या स्टडी हब, और अगर मैंने उनको प्रैक्टिकली यूज नहीं किया तो एग्जाम में हो सकता है मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँ। बस ये कि प्रैक्टिस आपको करनी है। आप ना फुली रिलाई करें कंप्लीट लेक्चर्स में, और ना ये ऐसा करें कि आप 100% प्रैक्टिस करें, जीरो कॉन्सेप्ट बिल्ड, जीरो सेशंस देके। इन दोनों को बैलेंस लेकर चलना होता है। अच्छा, सीए एसीसी स्टूडेंट्स कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो कि मुसलसल फॉलो कर रहे हैं और वो आपको लगता है वो गलत कर रहे हैं? आपको क्या लगता है मरियम? ओके, एक ऐसी हैबिट जो स्टूडेंट फॉलो करते हैं एंड वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, वो है कि वो अपनी मिस्टेक से लर्न नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने कोई पास पेपर प्रैक्टिस की है या कोई कॉन्सेप्ट बिल्ड की है, उसमें उनको थोड़ी सी उन्होंने गलती की है, मिस्टेक की है, मेरा हमेशा से ये रूटीन था कि मैं एक मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट बनाती थी जिसमें फ्रॉम ए टू जेड मैं सब अपनी मिस्टेक्स नोट डाउन करती थी, ताकि वो मिस्टेक्स मैं अपने एक्चुअल एग्जाम पेपर में नहीं करूं। तो मेरी यही एडवाइस होगी कि आप लोग अपनी मिस्टेक से ही लर्न करें। लाइक जो मिस्टेक करें उसका वापस लेक्चर देख लें, अगर आपको तब भी समझ नहीं आ रहा है स्टडी टेक्स्ट रीड कर ले, स्टडी हब के थ्रू। बहुत सारी रिसोर्सेज है जो आपको लर्न करने में हेल्प करेंगी। एंड एहसन, आपको क्या लगता है? तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट्स समझ लेते हैं कि लेक्चर्स हो गए तो आपका सिलेबस कवर हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा रिपोर्टिंग का पेपर है सीफेप का, अब उसके अंदर अगर आपने लेक्चर्स देख लिए तो इनफ
इनफ नहीं, आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको पास पेपर्स की प्रैक्टिस चाहिए। अब स्टूडेंट्स मैंने देखा है वो पास पेपर्स की वीडियोस देख लेते, लेक्चर्स देख लेते, तो वो समझते हैं उनकी पूरी तैयारी हो गई। वैसे ही अगर फॉर एग्जांपल लॉ या ऑडिट का पेपर होगा, वहां आपकी ड्राफ्टिंग की स्किल्स बहुत ज्यादा टेस्ट होती है, और विदाउट ड्राफ्टिंग फिर आप मतलब वो आपकी तैयारी इनकम्प्लीट है और आप उस रिक्वायरमेंट्स को मैच नहीं करते जो पेपर को पास करने के लिए चाहिए। वो रिपोर्टिंग में भी मैंने देखा है स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस की लैकिंग होती है, बीएफडी में भी ये होता है। लॉ और आपका जो ऑडिट में ड्राफ्टिंग बहुत ज्यादा चाहिए होती है और स्टूडेंट की ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस कम होती है, जिस वजह से आपकी सारे सीफेप की पेपर्स पासिंग परसेंटेजेस कम ही होती है। क्योंकि हर पेपर में एक यूनिक स्किल है जो आपको चाहिए। रिपोर्टिंग में आपको नंबर क्रंचिंग का स्किल चाहिए, लॉ में आपको ड्राफ्टिंग का चाहिए, ऑडिट में आपको चीजों के अंदर घुसने वाला चाहिए स्किल। तो ये चीज सिर्फ लेक्चर से इनफ नहीं है। मेरा ये आंसर होगा कि स्टूडेंट समझते लेक्चर से इनफ है। अच्छा, एहसान एक सीए फाइनल का स्टूडेंट है और उसके एग्जाम में 90 डेज पड़े हैं, उसको अपने 90 डेज को कैसे प्लान करना चाहिए? बट अगर आपके पास 90 डेज रह गए तो अभी तो आप आर्टिकल्स के भी 3 ऑप्शंस आ गए नई स्कीम के अंदर। तो एक तो ये डिपेंड करता है आप कौन से रूट के साथ है। फॉर एग्जांपल हम लोग अज्यूम कर लेते हैं जो ज्यादा स्टूडेंट्स प्रेफर कर रहे होते हैं कि 3.5 ईयर के आर्टिकल्स से स्टार्ट कर देते हैं और उसके दौरान ही सीफेप के पेपर दे रहे होते हैं। तो अगर आपके पास 3 महीने रह गए, मैं आपको ये बोलूंगा कि 6 सीफेप के पेपर्स भी बहुत ज्यादा डुएबल है एंड बहुत ज्यादा पॉसिबल है। एक तो आई कैप की आपको एलोकेटेड लीव्स मिल जाती है, तो वो अलग चीज है। जब तक आप फर्म में, मैं आपको ये बोलूंगा फर्म के टाइम में आप मतलब जो आपका ड्यूरेशन चल रही है फर्म वाली, उसमें आप रात में और वीकेंड्स में लेक्चर्स ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट करने की कोशिश करो, और लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे। जो आपकी लीव से स्टार्ट होगी ना, तो उसमें आपको मतलब बहुत ज्यादा रिवीजन करना है। रिवीजन आपकी मतलब रिवीजन की बार बार सीरीज चल रही होगी। अब इसमें सब्जेक्ट वाइज भी स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की अगर मैं बात करूं, जो आपका रिपोर्टिंग का पेपर है उसमें 100% पेपर ही आपका वो कैलकुलेशन वाला है, नंबर क्रंचिंग वाला है। तो उसके लिए आपकी यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो भी आप चैप्टर्स कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो। मैंने जो तैयारी की थी वो एग्जाम लीव्स के अंदर ही की थी प्योरली। मैंने जो रिपोर्टिंग है उसके अंदर कोई लेक्चर्स नहीं देखे थे, सिर्फ मैंने एक सर मुर्तजा की वर्कशॉप देखी थी जो यूट्यूब चैनल में फ्री अवेलेबल है, 20 आवर्स की थी। उसके अलावा मैंने आई कैप की स्टडी डेस्क यूज की थी। और नंबर 2, मेरे पास टाइम बहुत कम था तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, लेकिन हर स्टूडेंट को प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं सॉल्व सॉल्यूशंस देख रहा था प्रैक्टिस के और पास पेपर्स के। अगर मैं लॉ की बात करूं, लॉ में ग्रेड डी भी है, जो ग्रेड डी है, सी है और बी है, स्टूडेंट्स को पता है ये बहुत ज्यादा मार्क्स वाली है, बहुत ज्यादा मार्क गेनिंग है। जो ग्रेड ए है वो बहुत लंबी है, लेकिन उसमें आपका जो टेस्टिंग होती है वो 30 मार्क्स की ऑलमोस्ट होती है, 30-35 मार्क्स की। तो आपका फोकस होना चाहिए ग्रेड बी, सी, डी। ग्रेड ए को आप अगर सिर्फ घुमा लो भी, सिर्फ पढ़ लो भी, अगर ज्यादा मेहनत नहीं करो, प्रैक्टिस नहीं करो, तो भी आप 30 में से 15-20 तो मतलब कर ही लोगे। तो आपका फोकस होना चाहिए बीसीडी। और बीसीडी ग्रेड्स में आपको ये भी पता है ग्रेड डी के अंदर मेन फेरा है। फेरा की टेस्टिंग हमेशा 15-20 मार्क की होती है। तो ग्रेड आपको लाजमी देखनी है, क्योंकि तैयारी से पहले मैं ये बोलूंगा सबसे पहले तो ग्रेड खोल लेना और एक पूरा वो बना लेना कि आपको वेटेज वाइज बना लेना। अगर टैक्स की बात करो, टैक्स में मिक्स है, मतलब कैलकुलेशन भी है और थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट भी है। तो कैलकुलेशन के लिए तो आपको प्रैक्टिस चाहिए। थ्योरेटिकल के लिए आप नोट्स इस्तेमाल कर सकते हो अपने टीचर के, अपने लेक्चर नोट्स इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस की बात करूं, तो वो भी हमारा पेपर ज्यादातर नंबर क्रंचिंग वाला है, ज्यादातर कैलकुलेशन वाला पेपर है, लेकिन इतना कंसाइज पेपर है। उसके अंदर 6 टॉपिक्स हमें पता है कौन से आने वाले, एक वैक आने वाला है, एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सवाल, एक फॉरेक्स का सवाल, एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। इतना डिफाइंड पेपर है कि आपको हर पेपर, उसके हर पेपर में हमें पता है यही 6 सवाल आने वाले। तो जब वो स्टूडेंट को पता है तो उसकी अगर अच्छे से वो प्रैक्टिस कर लेगा तो वो पेपर मतलब कैसे क्लियर नहीं होगा। ऑडिट की बात करें तो ऑडिट में मेरे ख्याल से इतना कुछ खास पढ़ने का नहीं होता। अगर आपको ट्रिक्स, टेक्निक्स, ड्राफ्टिंग आती है तो ऑडिट का पेपर जैसे मेरे केस में ये हुआ था, मैंने जो फोकस रखा था, एक तो जो हमारा कैफ का ऑडिट है वो भी पूरा आपका इधर कॉपी हो रहा होता है आपके सीफेप वाले ऑडिट में। मेन आपका वही रिस्क वाला सवाल आता है। आपको पता है 15 से 20 मार्क रिस्क में आ रहे होते हैं और वो आपकी रिपोर्टिंग की नॉलेज से इजीली कवर हो जाते हैं। फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर से, अगर आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की टेक्निक्स आ गई जो हर टीचर करवा रहा होता है, क्योंकि प्रोसीजर कोई भी लाइन आइटम का आ सकते तो आप उसको मेमोराइज नहीं कर सकते। अगर आपको उसकी टेक्निक्स आती कि उसको किस तरह प्रोसीजर्स आपको बनाने कोई लाइन आइटम के, तो वो 15 से 20 मार्क वो हो जाता है आपके। फिर आपको ये भी पता है ऑडिट के अंदर रिपोर्टिंग का एक सवाल लाजमी आने वाले 15-20 मार्क का। फिर उसके बाद हमारे जो कैफ का ऑडिट है उसमें 2 मेन आइजा नहीं थे, एक आइजा 600 ग्रुप ऑडिट, एक आइजा 402 है या 402 है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इन दो में से एक सवाल हमेशा आता है अगर आप पास पेपर का ट्रेंड देखेंगे। तो मतलब 80 मार्क्स तो इधर ही 4-5 टॉपिक से कवर हो जाते हैं। रेस्ट 20 मार्क्स से जो आपको कवर करने हैं वेरियस टॉपिक से, तो उसको सिर्फ रिवाइज कर लेंगे। और एक नई ग्रेड है जो आपके कैफ के ऑडिट में नहीं है, जो सीफेप के ऑडिट में
तो उससे भी एक सवाल आ रहा होता है। तो सिलेबस इस पे भी इतना कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, 10 दिन में ऑडिट कवर हो जाता है, वैसे 10 दिन से भी कम हो जाता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर लेक्चर देखते हैं 10-15 दिन में इजीली कवर हो जाता है। उसके अलावा जो सस्टेनेबिलिटी का नया पेपर है वो आपका 2 स्टैंडर्ड से, और आपकी बस वो उसकी एप्लीकेशन है। आपको जो सीफएफ के पेपर है, एक चीज ये डिमांड करते हैं कि आप सिर्फ रट्टा नहीं लगाओ, आप क्रैमिंग नहीं करो, जो आप चीज सीख रहे हो, जो नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, वो उसको आप अप्लाई कर सको। फॉर एग्जाम्पल कोई सीधा सवाल नहीं आएगा कि वो आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, वो आपसे आपको एक पूरी केस स्टडी या सिनेरियो देगा। वैसे ही ऑडिट के पेपर में होता है, वैसे ही सस्टेनेबिलिटी के पेपर में होता है। तो अगर आपके पास 3 महीने, तो मेरी ये रिकमेंडेशन है, बस आप वो स्टेप ले लो। एक तो जब पेपर सिलेक्शन में बच्चों को बहुत डर लगता है, बस एक बार सोच लेना कि आपको 4 पेपर देने, 5 पेपर देने, 6 पेपर देने, फिर उसके बाद आप वापस लुक बैक नहीं करना अपने डिसीजन में। बिकॉज अगर आप उस डिसीजन में कायम रहे और आपने कंसिस्टेंसी के साथ इंशाल्लाह मेहनत की, तो वो क्लियर हो जाएगा आपके पेपर्स। 3 महीने बहुत लंबा टाइम होता है। एलॉन मस्क ने बोला था कि अगर जो आप सोच रहे हो कि आप एक डिकेड में करोगे, उसको आप सोचो 1 साल में करोगे, तो आपकी बहुत सारी चीजें जो 10 साल में होने वाली थी, शायद वो 1 साल में तो ना हो, लेकिन 1.5, 2, 3 साल में हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से सोचना ये चाहिए कि आप बहुत ज्यादा कम टाइम में अचीव कर दोगे, और सक्सेस जल्द से जल्द ले, क्योंकि बहुत सारा आपके सराउंडिंग में वेट कर रहा है आपकी सक्सेस का, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके टीचर्स, आपके मेंटोर्स। एंड मरियम, एक एसीसी स्टूडेंट को अपने 90 डेज को कैसे प्लान करना चाहिए? ओके सो अगर मेरे पास 3 मंथ्स होते एक पेपर को प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं उसको प्रिपेयर करती अकॉर्डिंग टू माई सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा सब्जेक्ट होता है SBR, सो उसमें मैं कंसोलिडेशन एक ऐसा चैप्टर है, अगर उसमें अभी अच्छी ग्रेप हो, सो आप अपना पेपर इजीली पास कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जो 100% कंसोलिडेशन से ही टेस्ट होता है। एंड अगर वो मेरा काफी अच्छा परफॉर्म होगा, सो जाहिर सी बात है पेपर में पास होने के चांसेस भी इंक्रीज होंगे। एंड बाकी अदर टॉपिक्स है, कुछ कंपलसरी है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो दूसरे चैप्टर्स के साथ मिलकर आते हैं। सो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस देखना होता है, उसको ऑर्गेनाइज करना होता है, एंड देन प्रिपेयर करना स्टार्ट करना होता है। नेक्स्ट जो मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था SBL, वो एक ऐसा पेपर था, मुझे लगा था बहुत ज्यादा जर्नल, कि जितनी भी मैंने अपनी पूरी 3 मंथ्स में प्रिपरेशन की है, उसका मैक्सिमम 10% मुझे हेल्प मिली है मेरे एक्चुअल एग्जामिनेशन पेपर में, क्योंकि वो ऐसा पेपर है जो फुल एप्लीकेशन है। लाइक अगर आप एग्जाम में सिनेरियो हैंडलिंग को डील कर रहे हो, लाइक उसमें हमारे पास न्यू एग्जिबिट्स आते हैं जो सिर्फ हमें एग्जाम पेपर के दिन ही वो शो होते हैं। सो अगर वो आप अच्छे से उन कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, एंड देन जो क्वेश्चन टास्क उसमें होते हैं, 3 टास्क होते हैं, अगर उस टास्क की रिक्वायरमेंट्स आपको अच्छी तरह समझ आ रही है, सो आप एक ऐसा आंसर लिख सकते हो जो एप्लीकेशन से कनेक्टेड है। एंड वही ACC इस चीज को वो करता है, अप्रिशिएट करता है, क्योंकि ये प्योर सिनेरियो हैंडलिंग पेपर है। नेक्स्ट पेपर जो है वो था AAA ऑडिट एंड अश्योरेंस। ये मोस्टली स्टूडेंट्स को एक बहुत मुश्किल और डिफिकल्ट पेपर लगता है, लेकिन मेरे केस में बिल्कुल ऑपोजिट था, बिकॉज ये कंप्लीटली ये भी सिनेरियो की तरह है, क्योंकि जो ACC के स्पेशली लास्ट के 4 प्रोफेशनल पेपर्स है, उनमें अगर खाली एक स्टूडेंट रोज लर्निंग कर रहा है, सो वो नहीं कर सकता इजीली क्लियर, उसको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने होंगे एंड एप्लीकेशन डेवलप करने होंगे। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो हमारे पास था ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन आता है। अब एवरी टाइम हर एग्जाम में लाइक हर 3 मंथ्स में एग्जाम्स होते हैं, तो ऐसा रूटीन है कि हर एग्जाम में क्वेश्चन 1 उसी से आएगा। सो अगर आपने इससे अपने एग्जाम से पहले अच्छे खासे सिनेरियोज डील किए हुए हैं, उनके ऑडिट रिस्क के आंसर्स आपने खुद अपने वर्ड में प्रैक्टिस किए हुए, सो आपको एग्जाम में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, और आप उतना अच्छा परफॉर्म करोगे जितना आप पहले करते आए थे। सो बस यही एडवाइस है कि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की, एंड जो प्रिपरेशन करनी चाहिए वो इसी तरह करनी चाहिए ग्रेड वाइज अकॉर्डिंग टू मार्क्स, कि जिसकी ज्यादा वेटेज है आप उसको ज्यादा फोकस करोगे। अब ऐसा होता है कि पेपर का 10-20% जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल स्मॉल एरिया से आ रहा होता है। सो अगर कोई स्टूडेंट उनको ज्यादा फोकस कर लेंगे, उनको फोकस करना है, उनको भी रिवाइज करना है, रीड करना है, बट ऐसा नहीं कि आप अपना मेजर टाइम जो ऐसे मार्क्स बिल्ड करने में लगाएं, बल्कि उन टॉपिक्स में लगाएं जिसमें 5% चांस है कि वो एग्जामिन हो, 3% चांस है। तो बस यही एडवाइस। एक गोल्ड मेडल लेने वाला स्टूडेंट और सिर्फ पास करने वाला स्टूडेंट, इसमें फर्क किस चीज का होता है? क्या मेंटेलिटी में फर्क है या उसकी प्रिपरेशन में फर्क होता है? परफेक्ट। डिफरेंस
दोनों मेरे ख्याल से दोनों दोनों साइड होता है। एक तो आपका मेंटेलिटी में भी होता है और आपकी प्रिपरेशन में भी होता है। मेंटेलिटी में ही होता है कि स्टूडेंट्स बहुत से अपने आप को वो कंसिडर ही करते कि हम एवरेज है। आपको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। हर इंसान के पास अपना ब्रेन है और जितना ज्यादा वो अपने आप पर बिलीव करेगा उतना ज्यादा परफॉर्म करेगा। तो एक तो आपको ये माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा कि आप एवरेज हो, आप कर नहीं सकते। आप जब तक बिलीफ ही नहीं रखोगे फिर कैसे करोगे? आपको तो बड़ा सोचना चाहिए कि मैं वो सब कर लूंगा। मैं ओवर कॉन्फिडेंस ये बोल रहा, लेकिन अपने आप पर एक सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, वही आपको लीड करता है कि आप बड़ी बड़ी चीजें अचीव करो। और दूसरी चीज प्रिपरेशन में भी है। अगर आप सिर्फ पास करने के लिए आ रहे हो तो पासिंग तो 50 मार्क्स है। 50 मार्क्स मेरे ख्याल से इतना कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि जो भी आई कैप का पेपर एक सेट होता है ना, अगर आप उसमें कोई भी पेपर कैफ का हो, सी फैप का हो, अगर उसको स्टडी किया जाए तो 35 to 40 मार्क्स उसके ऐसे होते हैं जो आसानी से एक्वायर हो सकते हैं। फिर उसके बाद 20 to 25% ऐसे मार्क्स होते हैं जहां आपको थोड़ी सी मॉडरेट मेहनत करनी पड़ती है, कि सोचना पड़ता है कि वो एक्वायर हो जाए। लास्ट के जो 20 25 या 15 20 मार्क्स होते हैं जो बहुत मुश्किल से एक्वायर होते हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक से आ रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स कवर नहीं करके जाते। तो यहाँ फर्क आ जाता है कि जो एक पास करने वाले स्टूडेंट है ना, वो मॉडरेट लेवल तक तो पहुंच जाता है, लेकिन जो छोटे टॉपिक्स होते हैं या जो मतलब जो इतने यूजुअली टेस्ट नहीं होते, तो वो उसको देख के भी नहीं जाता। और वहीं अगर जो मेरी डिस्कशन रही है गोल्ड मेडल वाले स्टूडेंट से, तो वो यही एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स को भी अपने वो प्रिपरेशन का पार्ट बनाते, तो उनकी अप्रोच यही होती है कि परफेक्शन की अप्रोच होती है उनकी। लेकिन मैं कभी कभी प्रेफर करता हूँ कि आपको परफेक्शन तक नहीं जाना चाहिए कहीं। अगर आप फॉर एग्जांपल 6 पेपर दे दो, तो परफेक्शन एक तरीके की वो हो जाएगी कि फिर आप पेपर सारे क्लियर नहीं कर पाओगे। तो दोनों चीजें, एक प्रिपरेशन भी और एक सोच का भी अफेक्ट है, जो एक डिफरेंस क्रिएट कर लेता है। एंड मरियम, आपको क्या लगता है? ऐसे ही है जैसे ऐसे ने बोला, बहुत फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। अब जैसे मैं अपने केस में आती हूँ, जब मैंने अपने एसी से स्टार्ट किया था, अब कौन बोल सकता था कि एक 15 इयर्स स्टूडेंट यंगेस्ट एसीसी एफिलिएट बन जाएगी। उस वक्त लाइक मेरा एक पेपर भी क्लियर नहीं था। बस जस्ट मैंने ओ लेवल्स किया था, ओ लेवल्स में भी मेरे एवरेज ग्रेड्स आए थे एंड मैंने किया भी था साइंस से। बट मेरी सोच, मेरा ड्रीम बिग था, लाइक मुझे बनना है तो बनना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने अपनी जर्नी में एक चीज रखी थी कि नेवर गिव अप। अब बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक प्लान बी होता है, बट मैंने अपना प्लान बी कोई भी नहीं रखा था, और बस मेरी एक यही मेंटेलिटी थी कि नेवर गिव अप। अब इसके साथ साथ अगर बस मैं ये सोचती कि मुझे ये एम अचीव करना है लेकिन प्रिपरेशन कुछ भी नहीं करती, सो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। उसके लिए मैंने अपनी प्रिपरेशन की, हार्ड वर्क शो किया, बट हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क। अब जो मेरा एम था, मेरा ये नहीं था कि मुझे एक पेपर के अंदर पोजीशन लेनी है, और जो मैंने अपने पेपर्स अटेम्प्ट किए थे वो मैंने किए स्पीड में किए थे। लाइक जो मुझे अभी भी याद है, जो 7 फाउंडेशन के पेपर्स मैंने अटेम्प्ट किए थे वो इन जस्ट 45 डेज किए थे, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स एवरेज 1 ईयर आराम से वो लगा लेते हैं। सो ऐसे बहुत से टॉपिक्स थे जो मैंने रीड भी नहीं किए थे, जो बहुत ज्यादा माइनर टॉपिक्स जो मैंने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किए थे अपने फाउंडेशन एग्जाम्स में। सो अगर एक स्टूडेंट का ये प्लान है कि उसको कोई एक सब्जेक्ट में पोजीशन लानी है, गोल्ड मेडल लाना है, सो उसको पर जाहिर है थोड़ा सा परफेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा ऑब्वियसली। बिकॉज अगर वो परफेक्शन की तरफ नहीं जाएगा तो एक पेपर में वो टॉप स्कोर नहीं कर पाएगा। और मैं इस पे एक और पॉइंट ऐड करूंगा कि बहुत से मैंने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को फेल होते हुए देखा है, जो उनकी बहुत अच्छी तैयारी होती है, बेसिकली एग्जाम डे की प्रिपरेशन नहीं करके जाते। मैंने ये देखा आपको एग्जाम से पहले आई थिंक सो हर स्टूडेंट को एक सिमुलेटेड मॉक कंडक्ट करना चाहिए अपना टाइम लगा के, क्योंकि एग्जाम डे में जब जाते हैं ना तो एक एंजाइटी का भी इफेक्ट होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी पेपर मुश्किल आ जाता है तो वो बाकी मतलब 2 सवाल मुश्किल आ गया, आप बाकी पेपर को उसी वक्त छोड़ देते हो और आपका माइंड इस तरह वो फंबल कर जाता है कि आप जो आपको आता भी होता है वो भी आप ड्राफ्ट या लिख नहीं कर आंसर नहीं कर पाते। तो एग्जाम डे का भी एक वो प्रेशर भी नहीं होना चाहिए आप पे। आप एक गोल्ड मेडलिस्ट की अप्रोच से जाओगे, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो पेपर देने से पहले ही, तो इंशाल्लाह पेपर देने के बाद भी वही गोल्ड मेडलिस्ट बन के निकलोगे। क्या आपको फेयर नहीं करना, क्योंकि एक दो सवाल आई कैप डालते ही इसलिए कि आपको वो प्रेशराइज करे, आपको थोड़ा सा वो स्ट्रेस दे और आपकी वो वाली टेस्टिंग कर रहा होता है। तो एक दो सवाल तो हर पेपर में ऐसे मिलते हैं। तो पेपर को एग्जाम डे में बहुत अच्छे से टैकल करना, टाइम मैनेजमेंट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो काफी स्टूडेंट इग्नोर कर लेते हैं। इसी बात पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो मेरा लास्ट जून अटेम्प्ट में ईएफएम का पेपर था, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो जो नॉर्मली पेपर का पैटर्न होता है और जो मैं देखते हुए आई थी, सो जो आपका एक क्वेश्चन होता है वो एजिंग से लाजमी आता ही है, लाइक 25 मार्क्स
और आपके पास एजिंग से आते ही है। सो मैं उस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी, एंड मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये वाला क्वेश्चन मेरा बहुत अच्छा होगा एंड ये मुझे काफी ज्यादा हेल्प करेगा मेरे एग्जाम को क्लियर करने में। लेकिन जब एक्चुअल में एग्जाम में बैठी मैं, एंड जब मैंने अपने क्वेश्चन देखे, सो वो क्वेश्चन उसमें था ही नहीं। एंड ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, मतलब जितने भी मैंने लास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स के पास पेपर देखे, ऐसा एक पेपर नहीं था जिसमें एजिंग का क्वेश्चन नहीं था। एंड मैं उसको तो मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेंथन करके गई थी, उसकी प्रैक्टिस करके गई थी, एंड वो क्वेश्चन ही नहीं उधर। सो ऐसा मोमेंट आया था कि मतलब मुझे हो रहा था कि अब मैं कैसे करूंगी। और लास्ट का क्वेश्चन मुझे बाकियों का नहीं पता, अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, मुझे काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगा था। एंड जब मैं एग्जाम देकर भी आई थी तो मुझे लगा था मैक्सिमम मेरे जो स्कोर आएगा लास्ट क्वेश्चन से वो आएगा 5-6 आउट ऑफ 25 मार्क्स। सो इतना ज्यादा मतलब गैप आ गया था। लेकिन एक चीज थी कि मतलब मैं उस वक्त डिमोटिवेट नहीं हुई। अगर थोड़ा सा भी मैं नर्वस हो जाती तो मैं अपने जो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 जिसमें मैंने अच्छा स्कोर किया मैं वो नहीं कर पाती और वो वाला मेरा एग्जाम फेल हो जाता। लेकिन मतलब मैंने वही सोचा कि अभी भी मेरे पास 75 मार्क्स है, जिसको अगर मैं अच्छा स्कोर करूं, मतलब उसको अच्छे से डील करूं, तो मैं अभी भी क्लियर कर सकती हूँ। CAACC एग्जाम को पास करने के लिए कितने पास पेपर्स करने चाहिए, ऐसा आपको क्या लगता है? सबसे पहले पास पेपर्स कितने करने चाहिए वो तो सवाल आपका बिल्कुल सही है, लेकिन पास पेपर इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पास पेपर से पता चलता है एग्जामिनर की क्या नीड है, एग्जामिनर आपसे क्या रिक्वायर कर रहा है, कौन से टॉपिक्स की नॉलेज रिक्वायर कर रहा है, कितनी डेप्थ में नॉलेज रिक्वायर कर रहा है। तो पास पेपर्स और जो एग्जामिनर के कमेंट्स आ रहे होते हैं, एग्जामिनर के कमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप पास पेपर कर रहे हैं तो उस पास पेपर का एग्जामिनर कमेंट भी जरूर पढ़े, उसमें वो बता रहा होता है कि ये अटेम्प्ट में इतने स्टूडेंट्स ने ये सवाल में फॉर एग्जांपल अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पासिंग रेशो ये था और इस पे स्टूडेंट्स की इस नॉलेज की लैकिंग थी, तो पास पेपर्स तो बहुत जरूरी है। और मैं CFEP के लिए रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट 5 साल के पास पेपर्स तो एम करें कि आप करें, क्योंकि पास पेपर्स अगर आपने कर लिए आई कैप के सवाल मिलते जुलते आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी अटेम्प्ट उठा ले तो जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, मतलब वो सिनेरियो चेंज कर लेगा, केस स्टडी चेंज कर लेगा, लेकिन जो नॉलेज रिक्वायर्ड है ना वही पूछ रहा होता है। फॉर एग्जांपल कंसोलिडेशन का सवाल आ रहा है रिपोर्टिंग में, सबको पता है ये सवाल आने वाला है, हर रिपोर्टिंग के पेपर में आ रहा होता है। तो अब आपको अब आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा आपका एग्जाम हॉल में आपका आंसर होगा। जी जी मरियम, आपकी क्या ओपिनियन है इन पास पेपर्स के बारे में? अब पास पेपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्किल्स लेवल और प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स। क्यों? बिकॉज उसमें आपके टेस्ट होते हैं CRQs। जहाँ तक फाउंडेशन लेवल है वहाँ टोटली 100% आपका पेपर बिल्ड होता है थ्रू MTQs और MCQs। सो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग भी होता है, बिकॉज CRQ अगर आप एक प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन। अगर आप वो पहला CRQ अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे तो हो सकता है आप उसमें अपना ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर ले, जिस वजह से आपका पेपर अफेक्ट हो एंड देन वो फेल में कन्वर्ट हो। सो मेरी यही रिकमेंडेशन है कि पास पेपर आप लाजमी अटेम्प्ट करें, बिकॉज वही क्योंकि जो एग्जाम्स आते हैं वो सिमिलर आते हैं, टॉपिक सेम होते हैं, बस सिनेरियोज चेंज होते हैं। सो अगर आपने एक अच्छी अमाउंट के पास पेपर अटेम्प्ट किए हुए हैं, उनको सॉल्व किए हुए हैं, उनकी मिस्टेक से लर्न किया हुआ है, सो आपको कोई भी इशू नहीं होगा एग्जाम में एंड इजीली विद कॉन्फिडेंस आप पास कर लेंगे। बट जो मेरा सिनेरियो मैं आपको अगर बताऊं, उसमें मैं ये करती थी कि जो स्किल्स और प्रोफेशनल लेवल में, अब स्किल्स में हमारे पास कुछ MCQs आते हैं एंड कुछ CRQs आते हैं। जो लास्ट के 40 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं वो CRQs होते हैं एंड बाकी MCQs होते हैं। अब जो मैंने किया था, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लिमिटेड था मेरे पास, मैं 2 पेपर्स पर अटेम्प्ट कर रही थी, सो मैं MCQs की अच्छी प्रैक्टिस करती थी, बट CRQs की मैं सिर्फ लेक्चर्स देखती थी। मैं ये अपनी स्ट्रेटेजी रिकमेंड नहीं करूंगी, बिकॉज मेरे पास तो टाइम लिमिटेड था एंड मुझे अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन बेस्ट करनी थी। सो मैं ये करती थी मैं MCQs की प्रैक्टिस करती थी एंड CRQs के सेशंस वॉच करती थी, बिकॉज एक CRQ प्रैक्टिस करने में काफी ज्यादा टाइम टेकन है। बट अगर आपके पास टाइम है, प्रिपरेशन आपको अच्छी करनी है, तो डेफिनेटली आपको ये करना पड़ेगा। CAACC के एग्जाम और साथ में आर्टिकलशिप, इन दोनों को ऐसा कैसे मैनेज किया जाए? आर्टिकल्स के साथ एक बड़ा चैलेंज आ जाता है, क्योंकि मैं फाइनेंस सेक्टर ऑडिट में होता हूँ, तो हमारे जो बैंक या इंश्योरेंस क्लाइंट्स का ऑडिट चल रहे होते हैं, तो उसमें जैसे रमजान में तो ऐसा हो रहा था, हमारी इफ्तारी सहरी वहीं हो रही थी, सैटरडे संडे भी क्लाइंट्स में थी। जो भी मैंने क्लाइंट्स की मेजोरिटी ऐसा था कि हमारे फॉर एग्जांपल 3-4 बजना तो कॉमन था। तो उसमें एक मुश्किल आ जाती है, लेकिन अब फॉर एग्जांपल जब ये ऐसा सिनेरियो होता है ना, तो आपको टाइम की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा पता चल जाती है। फॉर एग्जांपल मैं सुबह जा रहा था, जब रात के 3 बजे आ रहा था, मुझे पता था कि टाइम बहुत ज्यादा वो है, प्रेशियस है, बहुत ज्यादा कम है। तो अब जहां मुझे आधा घंटा भी मिलता था ना, मैं उसे
कुछ ना कुछ यूटिलाइज कर रहा होता था। फॉर एग्जाम्पल जब आपका क्लाइंट नहीं चल रहा होता और आप थोड़ा बहुत फ्री होते, तो आप पूरा दिन भी आपके पास फ्री होता है और पढ़ाई नहीं कर रहे होते आप। तो ये कि चैलेंजिंग है, लेकिन आप मैनेज कर सकते हैं साथ में, क्योंकि आपको एंड में एग्जाम लीव भी मिलती है, तो उसपे एक बड़ा अच्छा सफिशिएंट टाइम मिलता है, एक अच्छा क्वालिटी टाइम मिलता है। लेकिन जब विद इन आर्टिकल्स, जब मतलब क्लाइंट्स के साथ आप पढ़ रहे हो, तो अगर आपके वीकेंड्स में आपका नहीं जाना हो रहा, तो वीकेंड्स को आप बहुत ज्यादा यूटिलाइज करेंगे, 6 to 8 आवर्स उसमें पढ़ाई करें। और अगर आपका क्लाइंट भी चल रहा है मंडे टू फ्राइडे, आप सुबह आ रहे, रात में आ रहे, 4 बजे आ रहे, लेकिन बीच में टाइम मिल रहा होता है। ऐसा नहीं है कि बीच में टाइम नहीं मिल रहा होता। लंच में हम लोग फॉर एग्जाम्पल अगर 4 बजे उठ रहे, फजर में उठ रहे, फजर में मतलब घर वापस जा रहे, तो बीच में हम लोग 2-2 घंटे के ब्रेक्स भी ले रहे होते थे। तो आप उस टाइम को आप यूटिलाइज करेंगे, मतलब जहाँ वो एक गैदरिंग लगी हुई, तफरी चल रही है, आप थोड़ा सा अपना लैपटॉप लेके सेपरेट करके बैठ जाओ और 1-2 घंटे के जो लेक्चर्स देखने को मिल रहे वो देख ले। तो कोशिश करें, अगर दिन का आप एक वीक डे में अगर आपका क्लाइंट चले 1 घंटा भी दे देना कंसिस्टेंटली, तो मेरे ख्याल से आपका हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम है कि आपका स्केड्यूल बिल्कुल अच्छा चल रहा है, कुछ क्लाइंट्स में ऐसा भी होता है, तो आप 2 से 3 घंटे डेली कोशिश करें निकालें। और वीकेंड्स में अगर वीकेंड नहीं जाना हो रहा, तो 6 to 8 आवर्स वीकेंड में मस्त। मैं शाम को ऑडिट फर्म से आया और मेरे पास टोटल 3 घंटे हैं। मुझे इन 3 घंटों को कैसे प्लान करना चाहिए? क्या रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट उठा लूं और उसे पढ़ना शुरू कर दूं, या इसके लिए कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए? उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब डिपेंड करता है आपके पास कितने सब्जेक्ट्स है। अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ, एक आइडियल केस सिनेरियो होता है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 4 सब्जेक्ट्स ले रहे होते हैं। अब जो 4 सब्जेक्ट्स में होता है, जो पहली अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट होता है, वो रिपोर्टिंग का पेपर एक दे रहा होता है, एक ऑडिट का दे रहा होता है, एक आपका स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस का है, और चौथा सस्टेनेबिलिटी का है। टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स और लॉ का पेपर है, वो यूजुअली जो एक स्टूडेंट है वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए रख रहा होता है। तो अगर मैं 4 पेपर की बात करूँ, तो अब आपको ये करके चलना चाहिए, दो दो के कॉम्बिनेशन बना लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप रिपोर्टिंग का पेपर प्योर नंबर क्रंचिंग है, और दूसरी साइड ऑडिट का पेपर थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा केस स्टडी है, रीडिंग वाला पेपर है। तो आप ये दोनों पेपर उठा लो, क्योंकि जब आप नंबर क्रंचिंग से बोर होगे, तो आप दूसरा ऑडिट वाला पेपर उठा लोगे। और दूसरा आपका जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस है, वो कैलकुलेशन वाला है, और सस्टेनेबिलिटी आपका वही रीडिंग वाला, केस स्टडी वाला है। तो इस तरह है ना, आप दो दो के मैं बोलूंगा पेयर्स बना लो। और फिर एक हफ्ता फॉर एग्जाम्पल अगर रिपोर्टिंग और ऑडिट किया, दूसरा हफ्ता आप वो दूसरा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करो, दूसरा कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट्स पढ़ो। तो इससे ये होगा कि जहां आपको बोरियत, तो अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल रिपोर्टिंग पढ़ रहे हो पूरा दिन पे, मतलब कंटिन्यूसली पूरे हफ्ता पढ़ रहे हो, तो एक वो वाला एक एलिमेंट आ जाता है कि आप एक बर्नआउट फील हो रहा होता है। लेकिन जब सब्जेक्ट बार बार चेंज हो रहे होते हैं ना, तो आपको थोड़ा मजा भी आ रहा होता है, और आपके दिमाग में एक वो केमिकल भी रिलीज हो रहा होता है एक्साइटमेंट का, कि बार बार सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं। और आपकी मतलब फॉर एग्जाम्पल आप एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो रिपोर्टिंग का, फिर आपने एक ये भी कर लिया, एक ये भी कर लिया, तो आपकी कंबाइंड साइमल्टेनियस आपकी प्रोग्रेस बन रही होती है। तो मैं ये प्रेफर करता था। सीए एंड एसीसीए, आपने ऐसा दोनों को क्वालिफाई किया हुआ है। आपको क्या लगता है इन दोनों में से सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल कौन सा है? मैंने एसीसी के भी 4 अभी प्रोफेशनल पेपर्स दिए, एंड अभी सीए के भी फाइनल के जो 6 C5 पेपर्स थे वो भी दिए। अगर मैं टेस्टिंग की बात करूँ ना, ये सीए की टेस्टिंग मेरे ख्याल से एसीसी से बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब वो सीए वाला सवाल ऐसा होता है, अगर कोई रिपोर्टिंग का या अगर कंसोलिडेशन की बात करते हैं, वो एसबीआर में भी टेस्ट होता है, और हमारे रिपोर्टिंग में भी टेस्ट होता है। सीए वाला वो सवाल बोलो ना, वो एक फिर उधर जाएगा, फिर करेगा, और रिक्वायरमेंट में कुछ और पूछेगा। तो जो वो पेपर इतना मुश्किल होता है ना, जो स्टूडेंट को प्रिपेयर कर रहा है, उसके बाद मेरे ख्याल से उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। एसीसी में मैंने ये देखा, टेस्टिंग एक मॉडरेट लेवल में होती है, कि आपने जो मतलब अगर आपने अच्छे मॉडल पढ़ा है ना, तो आप उसको आराम से वो कर लेते हो, टैकल कर लेते हो। तो एसीसी वाले मेरे ख्याल से फोकस ज्यादा ये करते हैं कि एप्लीकेशन में फोकस करते हैं, और टेस्टिंग भी इनकी टेस्टिंग लेवल में सी ऑन मतलब एज कंपेयर टू सी बहुत ज्यादा मॉडरेट होती है। तो टेक्निकल स्किल्स में मैं बोलूंगा, शायद तो नहीं, जो मैंने दोनों ही देखा है, तो सीए मेरे ख्याल से टेक्निकली थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं एसीसी से। सीए एसीसीए की जंग जो कि सोशल मीडिया पे लगी रहती है, कोई कहता है सीए बेस्ट है, कोई कहता है जी एसीसीए बेस्ट है। आपकी क्या ओपिनियन है ऐसा? क्वालिफिकेशन से दोनों ही अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन से, दोनों ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन से क्वालिफिकेशन से। तो एक तो सोशल मीडिया थोड़ा बहुत वो जो स्टूडेंट्स के बीच में चल रहा होता है, वो एक तो थोड़ा सा ज्यादा हाइप अप कर लेते हैं। और मुझे ये लगता है कि जो स्टूडेंट खुद कर रहा होता है ना, कभी फॉर एग्जाम्पल अगर सीए के स्टूडेंट को आप देखेंगे, अब वो कभी कभी ये बोलेंगे कि एसीसी में तो फ्लेक्सिबिलिटी है, एसीसी है इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है, डिग्री है। अब वहीं अगर आप किसी एसीसी वाले स्टूडेंट से बोलेंगे, वो बोलेगा सीए की तो पाकिस्तान में बहुत डिमांड है, सीए में ये, कि कभी कभी वो अपने आप को ही कंपैरिजन में इन्वॉल्व कर लेते हैं।
और कभी कभी ये होता है कि दोनों स्टूडेंट्स अपने आप को के फॉर एग्जांपल मैं एसीसी वाला तो मैं सीए को बोलूंगा सीए की तो क्या वैल्यू है, सीए तो पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन है, या अगर मैं एसीसी वाला, तो मेरे ख्याल से दोनों में कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, दोनों इक्वल क्वालिफिकेशन से, दोनों अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन है, दोनों में जो पेपर्स है पेपर्स भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बस ये सिर्फ सिंपली ये फर्क है कि बोर्ड अलग है, इधर आई कैप कंडक्ट कर रहा है, उधर एसीसी का जो बोर्ड है वो कंडक्ट कर रहा है, लेकिन जो अल्टीमेट आपको बना रहा है, जो प्रोफेशन दे रहा है वो सेम है। तो एक मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स या वो ऐसे ही सोशल मीडिया ने थोड़ा बहुत इसको हाईलाइट कर दिया कि जो इसके इनके बीच में राइवलरी है। एक बहुत ज्यादा पॉइंट ये होता है कि सीए वाले एसीसी वाले को बोल रहे थे कि आपके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। तो ये वो बस मजाक मस्ती में मेरे ख्याल से आया हुआ है, लेकिन यूं दोनों क्वालिफिकेशन रिस्पेक्टेबल है, दोनों का अच्छी डिमांड है। अगर एसीसीए स्टूडेंट आपके एग्जैक्ट स्ट्रेटजी और एग्जैक्ट टाइम टेबल को फॉलो करता है तो क्या उसको आप जैसा रिजल्ट मिल जाएगा? नो, क्योंकि उसके साथ उनकी मेंटेलिटी भी मैटर करती है। अब जैसे मेरी मेंटेलिटी थी कि मुझे यंगेस्ट एसीसी एफिलिएट का अवार्ड अचीव करना है। अब ऐसा ही कोई और स्टूडेंट है जो सेम स्टडी पैटर्न फॉलो कर रहा है, बट जो सोच है वो ये नहीं है, वो है बस नॉर्मल पेपर्स क्लियर करने हैं। सो वो मेरा जैसा स्कोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे साथ एक कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन दोनों है। बट जो दूसरा स्टूडेंट होगा वो उसके पास सिर्फ कंसिस्टेंसी होगी। सो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इस बात पर। सीए एसीसीए स्टूडेंट को कौन से स्किल्स पे काम करना चाहिए, ना सिर्फ अपनी फील्ड के रेलिवेंट यानी अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिटिंग के बारे में, बल्कि दूसरी फील्ड्स के बारे में भी दूसरे कौन से स्किल्स पे काम करना चाहिए? तो टेक्निकल स्किल्स तो एक्वायर हो जाते हैं। मैं सबसे पहले तो ये समझता हूँ कि सी एक प्राइवेट, जैसे प्राइवेटली आप कर रहे हो तो कोचिंग से शुरू कर रहे हो तो एक सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा लैकिंग होती है कम्युनिकेशन स्किल्स में। मैंने काफी स्टूडेंट्स को देखा है वो इंटरव्यू देते वक्त लैक कर रहे होते हैं, वो मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, पेपर्स पास कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स या इंटरपर्सनल स्किल्स है उधर उनकी लैकिंग होती है। तो आपको कम्युनिकेशन में फोकस करना है। इसके लिए आई कैप भी बहुत सारे इनिशिएटिव लेता है, जैसे इनका टोस्ट मास्टर्स की क्लब है और इनके और भी प्रोग्राम्स है। और सेकेंडली पीपल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये भी दो ऐसी चीजें जो जब भी आप स्ट्रेटेजिक लेवल में जाएंगे तो आपको खुद ही काम नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे ही सुपरवाइजरी रोल में होगा, आप स्ट्रेटेजिक रोल में होगा, आप डिसीजन ले रहे होगे, तो एक डिसीजन मेकिंग, पीपल को, लोगों को किस तरह मैनेज करना है, टीम्स को किस तरह मैनेज करना है, फिर जो प्रोजेक्ट आपको दिया हुआ है उसको किस तरह मैनेज करना है विद इन द डेडलाइंस, ये इंपॉर्टेंट स्किल्स है और ये ऐसा ऐसा आती है। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में मेरा सबसे ज्यादा जोर होगा। और सेकेंडली अगर हम लोग मैं बात करूं कि जिस तरह एआई इवॉल्व कर रहा है, जिस तरह तेजी से एआई आ रहा है, प्लॉट सब कर रहे हैं, तो आपको अभी मैं रिसेंटली गूगल के हैकाथॉन में गया था, उसमें मैं अकेले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था और बाकी सारे डेवलपर्स और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए थे। और फॉर्चुनेटली वो कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन भी हमारी टीम की आई और उसी टीम को मैं लीड कर रहा था। तो मेरा स्टार्ट से थोड़ा इंटरेस्ट आईटी की साइड में भी था, मैं आईटी की चीजों को देख रहा होता था। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑडिट में कुछ मैन्युअल कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल स्टार्ट में हमसे वाउचिंग करवाई जाती है, तो मैं उसको देख रहा था उसको किस तरह ऑटोमेट किया जा सकता है और बहुत आसानी से ये चीजें ऑटोमेट हो सकती है। अभी भी जो कोई भी लाइन आइटम से प्रोसीजर हम लोग लगा रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट रिव्यू कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बहुत इजीली ऑटोमेट हो सकता है। तो मेरी हमेशा वही सोच होती थी इसको किस तरह ऑटोमेट करना है, क्योंकि मेरा आईटी में इतना इंटरेस्ट है और मैंने इन चीजों को ऑटोमेट भी किया हुआ है। तो मैं ये बोलूंगा कि जो स्टूडेंट्स अभी सीए फाइनलिस्ट है वो एआई को अडेप्ट करे, मतलब एआई से डरे नहीं कि एआई हमारी जॉब्स खा जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि जो एआई यूज कर रहा होगा, जो ट्रेनी या जो भी एआई यूज कर रहा होगा वो आपको रिप्लेस करेगा। आपको साइड में इतना टाइम मिल रहा होता है, आप एआई की सर्टिफिकेशन कर सकते हो, आप नॉर्मल बेसिक पाइथन, बेसिक कोडिंग, बेसिक ऑटोमेशन सीख सकते हो। और सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं करनी। मैंने अभी भी बहुत स्टूडेंट्स को देखा है वो सर्टिफिकेशन कर रहे होते हैं, एनरोल करवा लिए होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के कोर्सेज में या गूगल के कोई कोर्सेज में, सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेने के लिए। आज के जमाने में सर्टिफिकेट की जीरो वैल्यू है। आप स्किल्स को, सर्टिफिकेट की थोड़ी बहुत वैल्यू भी होगी, आप लिंक्डइन में लगा लोगे, एक एंगेजमेंट क्रिएट कर लोगे, इस तरह तो आप कितने सर्टिफिकेट ले सकते हो, लेकिन आप एक्चुअल जो स्किल है वो सीखो। इतने सारे कोर्सेस अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर जिसको स्टार्ट करने में, हमेशा उसको रिकमेंड करता हूँ, आप CS50 कोर्स है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हर साल पब्लिश करता है, आपको बेसिक कंप्यूटर साइंस सिखा देता है। और मेरे ख्याल से अब कंप्यूटर साइंस और एआई वाले स्किल, ये जो डेटा साइंस वाले स्किल है, ये सब सीए स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए। आई कैप भी इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है अपनी नई स्कीम में। उन्होंने पूरा जो हैंड्स ऑन कोर्स है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस में, उसमें आपको पाइथन सिखा रहे हैं, आपको माई सीक्वल सिखा रहे हैं, आपको पावर बीआई सिखा रहे हैं। और नंबर 2, उन्होंने कैफ में भी एक ऐसा पेपर इंट्रोड्यूस
करवा दिए डेटा सिस्टम्स इन रिस्क, जो पहले कभी देखा नहीं गया था। और इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट से क्रिटिसाइज किया कि आप इस क्वालिफिकेशन को क्या आईटी क्वालिफिकेशन बना रहे, लेकिन इसका ये काउंटर है कि दिस इज द नीड ऑफ आर। अगर आपने एआई को अडेप्ट नहीं किया तो ये जो आईटी वाले डेवलपर से कोडर से यही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जाएंगे। क्योंकि जो आगे हमारी फर्म में एक अभी सेशन हुआ था रिसेंटली, जिसे एक पार्टनर ने बोला था 2028 तक जो ऑडिट होगा वो पूरा एक हमारा हमारा सिस्टम हमारा सॉफ्टवेयर करेगा। आप लोगों को जो काम होगा वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होगा, लाइजनिंग होगी, आप कम्युनिकेशन कर रहे होगे, आप क्वेश्चनिंग कर रहे होगे, आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की वो क्वालिटी को चेक कर रहे होगे। तो जब वो अभी तो मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा, साथ में सॉफ्ट स्किल्स में भी ध्यान दें, जैसे कम्युनिकेशन हो गई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और नंबर 2 में मैं ये बोलूंगा, अपने जो आपकी एआई की तरफ है या डेटा साइंस की तरफ बेसिक कोडिंग सीख ले। अब तो अगर सिर्फ आप बेसिक टूल्स को भी चलाना सीख लेना वो भी मोर देन इनफ है। सिर्फ बहुत लोगों को पता ही नहीं होता क्लॉड भी क्या है, मतलब एक सिंपल एलएलएम है इस तरह के, जैसे जेमिनी, जीपीटी है। थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करे चीजों को, थोड़े बहुत यूट्यूब में बहुत रिसोर्सेस अवेलेबल है, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी फ्री के कोर्सेज डालती है। जैसे अगर किसी को डीप लर्निंग का शौक है तो कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी का एक फुल स्केल कोर्स डाला हुआ है। स्टैनफोर्ड के बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन वो बहुत थ्योरेटिकल होते हैं। लेकिन बहुत सारी अवेलेबल रिसोर्सेज है कि आप मतलब जो करना चाहे कर सकते हैं। मतलब अब तो आपको अगर रॉकेट भी बनाना है तो उसका उसका भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। अच्छा, सपोज एग्जाम में 1 महीना रह गया है और जो सिलेबस है वो तकरीबन 60% कंप्लीट है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस महीने में स्टूडेंट की? सो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा 60% सिलेबस कवर है और मेरे पास 1 मंथ है बिफोर द एग्जाम, सो मैं फोकस करूंगी कि बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो मैं एक एक्सेप्टेबल लेवल तक उसको डील कर लूँ, उसकी प्रिपरेशन कर लूँ। मेजर मैं फोकस करूंगी, मैं करूंगी अपने एप्लीकेशन पर करूंगी कि जितना फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 80% सिलेबस आता है, मैं उसको ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश करूंगी, उसकी एप्लीकेशन को अच्छी करने की कोशिश करूंगी। बिकॉज अगर मैं परफेक्शन में जाऊंगी कि नहीं, मुझे पूरा पहले मैं लेक्चर्स कवर करूंगी 100% सिलेबस के, और फिर ऐसा टाइम आएगा कि एट द एंड ऑफ डे आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आप उसको प्रैक्टिस करो, आप उसको अपनी एप्लीकेशन में लाओ। सो मैं उसको एक एक्सेप्टेबल लेवल तक उसकी प्रिपरेशन करूंगी रिमेनिंग टॉपिक्स की, एंड फिर मैं फोकस करूंगी कि ज्यादा मैं अपना टाइम जो है वो करूं, एनालाइज करूं, उसमें टाइम जो मैं अपने प्रिपरेशन में दूं तो वो मैं पास पेपर्स में दूं। ऐसा आपको क्या लगता है, एक सीए फाइनल का स्टूडेंट 1 मंथ 60% सिलेबस कंप्लीट, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? जी, मैं इसे सब्जेक्ट वाइज चलूंगा ताकि जो स्टूडेंट सुन रहे हैं उनको काफी वो आसानी हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही केस होता है, एंड में सारी चीजें पेंडिंग हो जाती है, 1 महीना रह जाता है और उनको फिर रियलाइज होता है कि हमारे पेपर्स इतने करीब आ गए। अगर मैं सी फेब 1 की बात करूं, अगर आप रिपोर्टिंग के पेपर में देखें तो सिलेबस इतना बड़ा होता है, मेरे सामने ये पड़े हुए सामने ऐसी मतलब वैसे 5 बुक्स है, लेकिन मेन तो आपकी 2 बुक्स होती है जो इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है। अब अगर आप इसको पढ़ने बैठे तो आपका काम हो गया। तो आपको एक तो सिलेबस कंप्लीशन में नहीं जाना, आपको पास करने के लिए बनना है। एक ये भी मिसकंसेप्शन है कि स्टूडेंट्स ये सोच होते हैं जब 1 महीना रह जाए, इस तरह के सिनेरियो में आपको ये नहीं सोचना मैं नॉलेज एक्वायर करूं या नहीं, मैं सीख पाऊंगा। आप अल्टीमेटली अगर पास कर रहे तो आप सीख रहे, नॉलेज एक्वायर कर रहे, आप वो सर्टेन आई कैप का क्राइटेरिया को वो एक्सीड कर रहे। तो इस सिनेरियो में अगर मैं रिपोर्टिंग की बात करूं तो आपका फोकस होना ही चाहिए उन टॉपिक्स में जो मेजॉरिटी टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कंसोलिडेशन लाजमी टेस्ट होने वाला है, उसके बाद आपका आईएफआरएस 16 लीजेस है, आईएफआरएस 15 रेवेन्यू है। उसके अलावा जो आपका ये तीन मेन चीज हो गई, ये तो आपको लाजमी प्रिपेयर करना है। फिर आईएएस 12 हो गया, डेफर्ड टैक्स हो गया, उसके अलावा इम्पेयरमेंट हो गई। कुछ 7-8 ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। रिपोर्टिंग में मेरा फोकस उस पर होता। एक आईएफआरएस 9 सबसे इंपॉर्टेंट, कंसोलिडेशन के बाद फैंसी निकल गया। आईएफआरएस 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसका सवाल लाजमी आना है, सबको पता होता है, मतलब जिससे पास पेपर देखे। ये 6-7-8 टॉपिक्स में कवर कर लेता रिपोर्टिंग के अंदर। फिर मेरी अप्रोच ये होती है कि मैं 5 पेपर्स को देखो कि किस तरह का सवाल आ रहा है, किस तरह सॉल्व हो रहा है, और मैं कोशिश करता खुद भी 1-2 अटेम्प्ट कुछ अटेम्प्ट कर लो, और मैक्सिमम मैं सॉल्व सॉल्यूशंस को घुमा लेता। और ये रिपोर्टिंग के लिए अप्रोच होती है। और रिपोर्टिंग में मेरे ख्याल से अगर आपने 6-7-8 टॉपिक्स कर लिए, कुछ स्टैंडर्ड्स कर लिए, कंसोलिडेशन, आईएफआरएस 9, आईएफआरएस 15, आईएफआरएस 16, आईएस 12 और ये चंद स्टैंडर्ड्स कर लिए, तो आपका रिपोर्टिंग का पेपर इतने हद तक हो जाता है कि आप आसानी से पास कर सकते हो। अगर मैं सी फेप 2 कॉर्पोरेट लॉ की बात करो, उसमें हमारे पास 4 ग्रेड्स है। ग्रेड ए जो सबसे लंबी है, जिसमें वही शेड्स है। अब अगर आप स्ट्रेस से पूरा कंपनी एक्ट पढ़ने गए तो आपका पूरा महीना निकल जाएगा।
तो आप उस अप्रोच से आपको जाना ही नहीं है, आपको फोकस ही उन टॉपिक्स पे करना है जो मेजर मार्क्स दिए जाएंगे, जैसे फेरा हो गया, एएमएल हो गया, आपको पता है ये 15 मार्क का ऐसे ही आ जाएगा, 10 मार्क का आ जाएगा, यही 25-30 मार्क तो यही बन गए। फिर जो आपकी ग्रेड सी है जिसमें बैंकिंग ऑर्डिनेंस, एनबीएफसी एनबीएफसी आ गई और आपका इंश्योरेंस वो आ गया, तो इसमें ये जो 3 टॉपिक्स है यही आपके 15-20 मार्क के टेस्ट होते हैं, तो आपने ये कवर कर ली जल्दी से, मतलब 1.5-2 दिन में कवर हो जाते। फिर आपने ग्रेड बी, वो भी बहुत माइनर सी ग्रेड है, वो आपने कवर कर ली। ये 3 ग्रेड्स ऐसी है कि आप 10-15-20 दिन में कवर कर सकते हो और आपका 70% पेपर यहीं से आता है। फिर आपका जो रिमेनिंग टाइम अगर बच जाए तो आप उस वाले एरिया में लगा लेना, कंपनी एक्ट में। मैंने क्या किया था, मेरे पास भी ऐसे ही सिनेरियो, तो टाइम बहुत कम था मेरा, तो इससे भी बड़ा सिनेरियो था, 60% भी कंप्लीट नहीं था। तो मैंने कंपनी एक्ट, बेसिकली बेयर एक्ट आपके हाथों में होती है एग्जाम हॉल में, तो मैंने सिर्फ कंपनी एक्ट का इंडेक्स इतनी अच्छे से देख लिया कि मुझे पता है अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स की बात होगी तो ये यहाँ मैं चले आऊंगा, या अगर फॉर एग्जांपल आईपीओ की बात हो रही है तो शेयर्स के अंदर मैं इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर चले आऊंगा, इस वाले एक्ट के अंदर चले आऊंगा, सिक्योरिटीज एक्ट के अंदर इधर चले आऊंगा। अगर आपने नेविगेशन भी CFF 2 में सीख ली ना तो आप पेपर पास कर सकते हो, क्योंकि मेरे पेपर में जब मैं बैठा था एग्जाम हॉल में, मोर देन 50% ऐसा पेपर था जिस चीज में मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या लिखना है, लेकिन मुझे ये पता था मुझे बेयर एक्ट के अंदर कहाँ जाना है। और जब मुझे ये पता था तो मैं बेयर एक्ट के अंदर जाता था, जल्दी से स्किम करता था, उसको रीराइट कर लेता, ड्राफ्ट कर लेता था, और पेपर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद भी 100% कंप्लीट हुआ था। तो ये यही स्ट्रेटेजी है कि आप बेयर एक्ट को किस तरह नेविगेट कर लो। आपको बेयर एक्ट से ना फेमिलियरिटी बहुत जरूरी है, तो आप लेक्चर्स देखो या आप कुछ भी कर लो, बेयर एक्ट को बहुत ज्यादा उस पर ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। पूरा पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आपकी नेविगेशन स्ट्रॉन्ग कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को रीड कर लो, लेकिन जो कम इंपॉर्टेंट है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको बस देख लो कहाँ, मतलब आइडेंटिफाई कर लो किस किस पार्ट में वो आपके अवेलेबल है। क्वालिफाइड सीए, क्वालिफाइड एसीसीए और सीएफए लेवल 2 का कैंडिडेट स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप? मेरी सिंपल ये एडवाइस होगी, चाहे वो जो भी प्रोफेशन में जो भी कर रहा है, ड्रीम बिग, और कुछ भी करे उस पर अल्लाह अगर आपने डिसीजन ले लिया अल्लाह पर तवक्कल करो और वो हो जाता है। वो एक शेर है अल्लामा इकबाल का कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो जो भी करो इतनी मेहनत करो, इतनी कन्विक्शन के साथ करो, इतने ऑब्सेशन के साथ करो कि पॉसिबल ही ना हो कि आप फेल हो सको। और इन द एंड अगर आपका वो तवक्कल है अल्लाह के साथ तो वो हो जाता है। इम्पॉसिबल मैंने पॉसिबल होते हुए देखे। क्यों मरियम 15 की एज में क्वालिफाइड एसीसी क्या एडवाइस करना चाहेंगी स्टूडेंट्स को? सो मैं ये प्रेफर करूंगी कि एक स्टूडेंट अगर कोई चीज मेरे से लर्न कर रहा है तो वो ये लर्न करे कि नेवर लेट योर एज लिमिट योर कैपेबिलिटीज, बिकॉज आप कभी भी अपनी एज को नहीं कंपेयर करें कैपेबिलिटी से। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आज ये यंगेस्ट एसीसी एफिलिएट का रिकॉर्ड मेरे पास नहीं होता, एज नॉर्मल यूजुअल लाइफ चल रही होती सबकी, सो अगर मैं किसी से ये चीज डिस्कस करती सो कि आ 15 ईयर ओल्ड कैन बिकम एन एसीसी एफिलिएट, सो शायद वो उस बात पर उस वक्त हंसता मजाक उड़ाता, बट एस नाउ ये मैंने अचीव कर लिया बिकॉज जब मैंने एट द टाइम ऑफ स्टार्ट जब मैंने स्टार्ट किया था, जब तो कुछ ऐसा नहीं था कि इतनी जल्दी पेपर्स क्लियर हो जाएंगे, कुछ नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या होगा, बट मैंने ये नहीं सोचा कि मैं 15 इयर्स की हूँ तो मैं वो चीज अचीव नहीं कर सकती जो स्टूडेंट्स 20 इयर्स 22 इयर्स में भी अचीव कर रहे होते। सो बस मेरी ये एक लेसन है कि आप कभी भी अपनी एज की वजह से आप कभी भी अपनी कैपेबिलिटीज को लिमिट नहीं करें। लाइक अब फॉर एग्जाम्पल जो एसीसी है ये एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, और ये जो स्टूडेंट्स अपने अर्ली 20s में भी दे रहे होते हैं, और यही चीज यही सेम क्वालिफिकेशन आजकल 15 इयर्स 16 इयर्स 17 इयर्स में भी क्लियर हो रही है। सो बस ये चीज है। इसी में मैं एक चीज ऐड करूंगा, एज आपको कभी भी डिफाइन नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 25 में भी आपके पेपर्स नहीं निकल रहे तो आपको ये डीमोटिवेट बात नहीं करनी चाहिए। जैसे KFC की स्टोरी, उन्होंने बहुत लेट सक्सेस अचीव की थी, तो अल्लाह ने सबका टाइम रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह सक्सेस आपको आने वाली है अगर आप मेहनत करेंगे। तो अगर आपकी एज ज्यादा भी है, फॉर एग्जांपल बहुत से सोच होते हैं स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए मैं एसीसी कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, लेकिन फिर उनको ख्याल में आता है कि मैं 40 का हो गया और 25 का हो गया। लेकिन आपको एज कभी भी आपकी आप बड़े छोटे तो अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, एज इज जस्ट नंबर। बहुत अच्छी डिस्कशन रही आप दोनों के साथ हमारी। थैंक यू सो मच एहसन कि आपने हमें ज्वाइन किया। इट वाज एन ऑनर फॉर मी एज वेल, ताकि आपकी वीडियोस हमने देखी है पूरी अपनी जर्नी में, तो आपसे बहुत कुछ सीखा है, गाइडेंस मिली, आपसे मेंटोरशिप मिली है, एंड आप काफी लाखों स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है इन वीडियो से। तो आप ये करते रहे, एंड मेरी तरफ से बहुत ज्यादा आपको बेस्ट विश है।
एंड थैंक यू मरियम। At last, thank you, Sir Shabazz, for inviting me. Like it was a great honor. एंड बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जब मैंने अपनी एसीसी की जर्नी स्टार्ट भी नहीं की थी, लाइक अर्ली, मतलब मैंने अपना ओ लेवल साइंस बैकग्राउंड से किया था, एंड जब मैंने अपना ओ लेवल कंप्लीट किया, डिसाइड कर रही थी कि क्या क्वालिफिकेशन परस्यू करूं प्रोफेशनल करियर के लिए, एंड जब से अभी तक पूरी एसीसी जर्नी के दौरान आपके चैनल, मतलब जो सबसे ज्यादा मेरी हिस्ट्री होगी यूट्यूब की, वो आपकी, थैंक यू। क्योंकि बहुत वीडियोस मैं देखती रहती हूँ एंड बहुत ज्यादा बेनिफिशियल वीडियोस होती है स्पेशली। बहुत शुक्रिया आपका।